अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टू इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर हम दोनों ही ऊपर देख के आए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें आपका इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर बोला है, हेल्पिंग बिहेवियर नहीं बोला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण व्यवहार की कुंजी है, तो हमको ये बताना है। तो सिंपल सा, अगर आपने ये देखा था मेरे ऊपर वाला क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद होगा, तो हाई सक्सेस रेट जो है वो आपका इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर होता है, यानी कि छात्रों के आत्मसम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण के स्तर में वृद्धि के लिए निम्न त्रुटि दर उच्च सफलता को बढ़ावा देना है। यानी कि हाई सक्सेस रेट जो है स्टूडेंट्स के अंदर लेकर आना, स्टूडेंट्स जो भी आपने उद्देश्य बनाए हैं उसका जो सफलता दर है वो उच्च होना, उसमें उच्चतम होना आपका जो इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का एक की पॉइंट है, कुंजी है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन को आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर पांचों जो मैंने बताए थे वो याद हैं, तो आपको ये तीनों ऑप्शंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, compositional skills and creativity in presentation of students can be most effectively evaluated by which of the following test। यानी कि छात्रों की प्रस्तुति में रचना कौशल और रचनात्मकता का सबसे प्रभावी रूप से निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर्स या फिर प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट। इन चारों में से जिस भी तरीके के परीक्षण जो बताए हुए हैं, इन परीक्षण में से किस में हम बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिएटिविटी है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक क्वेश्चन को आपको टिक मार करके आना होता है। उसमें आपकी क्या क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स उभर के आ सकती है बाहर, इतनी नहीं आ सकती है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है, यानी कि लघु उत्तर परीक्षण में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसको आपको एक लिमिटेड शब्दों के अंदर उसका जो उत्तर है वो देना पड़ता है। तो उसमें भी आपकी जो रचना है, आपका जो रचना कौशल जो है, आपकी जो स्किल्स है वो इतनी ज़्यादा उभर के नहीं आ सकती है, ठीक है। फिर है आपका प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि प्रक्षेपात्मक प्रकार का परीक्षण है ना, प्रक्षेपात्मक प्रकार का परीक्षण। अब इसमें क्या बोला है, इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में भी आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उभर के नहीं आ सकती है। लेकिन निबंध प्रकार का परीक्षण, यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उभर के आ सकती है। अब कैसे उभर के आ सकती है, अगर कोई क्वेश्चन दिया है, उसको बोला है कि आपको इसके डिटेल में लिखना है, सभी बातें इसके ऊपर पूरा निबंध लिखना है, तो जो भी आपके दिमाग में उससे जुड़ी हुई, उससे संबंधित बातें आती हैं, आप उन सभी चीज़ों को उस आंसर के अंदर लिख सकते हो। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में, यानी कि निबंध प्रकार का परीक्षण में आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो रचना कौशल है वो उभर के बाहर निकल के आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि निम्नलिखित में से शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ये हमको बतानी है। लेक्चर मेथड, प्रदर्शन मेथड यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, विचार विमर्श यानी कि डिस्कशन मेथड, या फिर आख्यान यानी कि नैरेशन मेथड। तो आप देखोगे ध्यान से, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और नरेशन मेथड, ये तीनों ही मेथड्स जो हैं वो टीचर सेंटर्ड मेथड हैं, जिसमें मेन सेंटर कौन होगा, टीचर होगा, शिक्षक केंद्रित मेथड है। लेकिन डिस्कशन वाला जो है, विचार विमर्श जो है, वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जिसमें जो भी चीज़ें होंगी वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगी, बच्चे के अकॉर्डिंग होगी। बच्चे को कैसे पढ़ना है वो खुद से चीज़ों को करके सीखेगा, खुद से बच्चों के साथ में मिलके वो डिस्कशन करेगा, विचार विमर्श करेगा और फिर चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। तो अब मैंने आपको बताया था टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड में, जो स्टूडेंट सेंटर्ड वाला जो मेथड होता है आपका टीचिंग का, वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और टीचर सेंटर्ड जो है वो आपका शिक्षक के अकॉर्डिंग होता है, और स्टूडेंट सेंटर आपका बच्चों के, विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग होता है। तो जो मेथड आपको विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग है वही मेथड आपका सबसे बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग होता है। तो इसमें कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है आपका, डिस्कशन वाला, विचार विमर्श वाला। तो आंसर नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्या बोला है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, यानी कि डैश के माध्यम से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। मतलब क्या बोला इसमें कि इन चारों मेथड्स में से, ये 4 मेथड बताए ना आपको, डिस्कशन, लेक्चर, ऑडियो विजुअल और टेक्स्ट बुक मेथड, यानी कि चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, श्रवण दृश्य सहायक या फिर पाठ्य पुस्तक विधि, इन चारों में से बच्चों का जो पार्टिसिपेशन है, बच्चों की जो भागीदारी है
वो किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो लेक्चर मेथड में भागीदारी किसकी होती है, टीचर की होती है। अभी मैंने आपको बताया ये टीचर सेंटर्ड है ऊपर वाले क्वेश्चन में। फिर ऑडियो विजुअल एड में बच्चों की भागीदारी होती है, वो चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करना है, उनको सिर्फ चीज़ों को देखना है और सुनना है, अपना दिमाग वहाँ पे भी कम से कम यूज़ हो रहा है उनका। टेक्स्ट बुक मेथड में क्या है, पाठ्य पुस्तक विधि में क्या है, सिर्फ टीचर सामने खड़ा होगा, वो टेक्स्ट बुक में से रीड करेगा और बच्चे को सिर्फ उसको सुनना है। उसमें भी उसका जो पार्टिसिपेशन है, उसकी जो भागीदारी है वो कम से कम हो रही है। लेकिन आपका जो डिस्कशन मेथड है, अभी ऊपर हमने करा ना विचार विमर्श वाला मेथड, उसमें बच्चे की भागीदारी जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके आपस में एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श कर रहे हैं, उसमें उनका दिमाग चल रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली उनकी भागीदारी हो रही है उसके अंदर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि चर्चा विधि डिस्कशन मेथड जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ मेथड कैन बी यूज्ड फॉर, यानी कि बुद्धिशीलता को एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है आपका, उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए, यानी कि सबसे हटकर सोचने के लिए करते हैं, कोहेरेंट थिंकिंग के लिए, यानी कि सुसंगत सोच के लिए करते हैं, जनरेट न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि पसंदीदा क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न करना, या फिर गंभीर सोचने के लिए। इन चारों में से किसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में टीचर बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता है और वो बोलता है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का यूज़ करना है, यानी कि बुद्धिशीलता मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, उसमें बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी उस सवाल से जुड़े हुए जितने भी आइडियाज़ आते हैं उनके दिमाग के अंदर, जितने भी विचार आते हैं, उन सबको उनको फटाफट टीचर के सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चे के अंदर जितने भी नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको सभी लोगों के सामने ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के दिमाग में नए नए विचार का उत्पन्न कर सकें। ठीक है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो आपका होता है ताकि हम जनरेट न्यू आइडियाज़ इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ताकि बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट एरिया में उनके नए नए आइडियाज़, नए नए विचार उनके दिमाग में उत्पन्न हो सके, इसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पसंदीदा क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, What are the required factors that can make a teacher more effective in classroom teaching and learning process? यानी कि वे कौन से आवश्यक कारक हैं जो शिक्षक को कक्षा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी बनाते हैं। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन सा आंसर है जो एक टीचर को इफेक्टिव बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, मिनिमाइज टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ एंड मैक्सिमाइज टाइम एफिशिएंट एक्टिविटीज़, यानी कि समय लेने वाली गतिविधियों को कम करना और समय कुशल गतिविधियों को अधिकतम करना, यानी कि जो गतिविधियाँ समय ज़्यादा ले रही है, ठीक है, ऐसी चीज़ें कम से कम कराना, और जो चीज़ें बच्चे को जल्दी समझ में आ रही है वो चीज़ें बच्चे को ज़्यादा कराना। इससे एक टीचर जो है वो क्या प्रभावशाली मालूम पड़ता है। या फिर दूसरा बोला है आपका क्लियर डिलीवरी ऑफ कंटेंट टू द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों को संदर्भ का स्पष्ट विवरण, यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका एक स्पष्ट विवरण रखे बच्चों के सामने ताकि उसको समझ में आए कि वो क्या पढ़ रहा है और क्यों पढ़ रहा है। उसका एक क्लियर डिलीवरी ऑफ कंटेक्स्ट स्टूडेंट के सामने होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा बोला है आपका प्रिवेंट मिसबिहेवियर विद द मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन, यानी कि दुर्व्यवहार को बचाना जिससे व्यवधान हो कक्षा में, यानी कि मिसबिहेवियर कम से कम हो क्लास के अंदर, जिससे क्या हो डिसरप्शन, यानी कि बच्चों का ध्यान जो है वो कम से कम क्लास के अंदर यहाँ वहाँ भटके, एक ही जगह दिमाग रहे ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, और फोर्थ बोला है आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे मालूम पड़ता है कि एक टीचर जो है वो इफेक्टिव है, वो प्रभावशाली है। तो मेरे ख्याल से ये जो सारे ही ऑप्शन जो है वो सही है। अब एक टीचर जो है उसको अपनी क्लास में ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जो समय कम ले रही है और जल्दी से जल्दी बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें फिट हो रही है, उनको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो आपका पहला वाला सही है। दूसरा क्या बोला था, क्लियर डिलीवरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है अपने बच्चों को वो अच्छे से अच्छा उसका स्पष्ट विवरण रखे बच्चों के सामने, ताकि बच्चों को एकदम उनके दिमाग में क्लियर रहे कि वो क्या पढ़ रहे हैं और वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आपका सही है।
और तीसरा क्या बोला है कि क्लास के अंदर मिसबिहेवियर जो है, दुर्व्यवहार जो है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो भटके नहीं, वो डिस्टर्ब ना हो क्लास के अंदर और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। तो जो तीनों ही ऑप्शन है वो आपके सही है, तो आपका आंसर नंबर 4 जो है वो सही होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जो है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ दीज इज अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। निम्न में से कौन एक गैर प्रक्षेपित अब अगला है कि विच ऑफ दीज इज अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, यानी कि निम्न में से कौन एक गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है, यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। इन चारों में से हमको बताना है जो हम प्रोजेक्टर के थ्रू नहीं पढ़ सकते। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड यानी कि गैर प्रक्षेपित, यानी कि वो चीज़ें जो हम प्रोजेक्टर के थ्रू नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्लाइड्स पहला दिया है आपका स्लाइड्स। अब स्लाइड्स तो प्रोजेक्ट्स पे ही तो आएगी, तो ये तो हम प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ सकते हैं, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या बोला है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो भी आपका प्रोजेक्ट मेथड का ही पार्ट है, तो इसको भी हम प्रोजेक्ट के थ्रू ही पढ़ेंगे। तीसरा बोला है हैंडल्ड प्रोजेक्ट, यानी कि हैंडल प्रोजेक्टर जो है वो भी आपका प्रोजेक्ट मेथड का ही पार्ट है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन फोर्थ वाला बोला है आपका फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड हम कैसे पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था ना, फ्लैश कार्ड कैसे टीचर यूज़ करेगा, उसके हाथ में कार्ड्स होंगे और वो बच्चे के सामने जा जाके एक एक कार्ड को फ्लैश करेगा, ताकि बच्चा जो है उस कार्ड पे जो लिखा हुआ है उसको अपनी आंखों से देखे और अपना दिमाग चला के उसको समझने की कोशिश कर सके। तो फ्लैश कार्ड जो है उसके लिए हमको कार्ड की ज़रूरत होती है, ना कि प्रोजेक्टर की। ठीक है, तो आंसर नंबर डी जो है वो आपका सही है। ठीक है, अगला क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स आर ट्रू, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला बोला है इट हेल्प्स टू लर्न फास्टर। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि टीचिंग एड्स जो है यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों पांचों में से सही है वो हमको बताना है। ठीक है, तो पहला क्या बोला है, इट हेल्प्स टू लर्न फास्टर। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जियो सिम कंपनी से बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम। मैम किस नंबर पर कॉल किया गया है, ये नंबर आप ही का है? हाँ मैम। मैम ये कॉल आपको कंपनी की तरफ से एक सर्विस कॉल है। आपके जिस नंबर से आप बात कर रहे हैं इस पर आपने रिचार्ज नहीं करा रखा है, क्या मैं जान सकती हूँ उसका कोई कारण? अभी करा लेंगे मैम, 1-2 दिन में। मैम नंबर कंटिन्यू रखने के लिए प्लीज जरूर रिचार्ज कराइएगा, अदरवाइज ज्यादा दिन तक और ना रिचार्ज कराने पर नंबर कंपनी द्वारा बंद कर दिया जाएगा। जियो के नेटवर्क से कोई इशू आपको? नहीं मैम, कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। ठीक है, तो पहला क्या बोला था, इट हेल्प्स टू लर्न फास्टर, यानी कि ये तेज़ी से सीखने में मदद करता है। जो शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसका अगर हम यूज़ करते हैं हमारी टीचिंग में तो वो क्या करता है, हमको तेज़ी से सीखने में मदद करती है। फिर दूसरा बोला इट क्रिएट्स अ हैप्पी एंड इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट, यानी कि ये छात्रों के लिए एक खुशनुमा और दिलचस्प वातावरण बना के रखती है। तीसरा बोला इट मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न इन अ बेटर वे, यानी कि ये छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ वाला बोला है इट डिस्करेज द एक्ट ऑफ क्रेमिंग, यानी कि ये जल्दबाजी में याद करने के लिए हतोत्साहित करती है। और फिफ्थ बोला है आपका इट पुट्स एक्स्ट्रा लोड ऑन द टीचर, यानी कि यह शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालती है। तो अब हमको इन पांचों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है वो आपका शिक्षण सहायक सामग्री के लिए एकदम ठीक मालूम पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इसमें क्या बोला है आपका ABCD, यानी कि ई वाले को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शंस जो है वो आपके सही हैं। कैसे सही है, हम शिक्षण सहायक सामग्री का हमारी टीचिंग में यूज़ करते हैं तो क्या होगा, उससे बच्चे तेज़ी से सीखने में मदद करता है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोला है कि यह तेज़ी से सीखने में मदद करता है, यानी कि बच्चे जो है वो ईजिली चीज़ों को सीख सकेंगे और बहुत ही जल्दी सीख सकेंगे, तो पहला ऑप्शन आपका सही है।
दूसरा क्या बोला है कि वह छात्रों के लिए एक खुशनुमा और दिलचस्प वातावरण बनाता है। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, अच्छा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, ठीक है। उनका जो वातावरण होगा पढ़ने का वो भी अच्छा होगा, क्रिएटिव वातावरण होगा, ठीक है, और बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो इसलिए ये वाला भी आपका सही है। तीसरा क्या बोला है, ये छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब कैसे प्रेरित करेगा बेहतर तरीके से, आप नए नए टीचिंग एड्स का यूज़ करोगे, अलग अलग तरीकों से आप बच्चों को पढ़ाओगे, कभी डायग्राम के थ्रू, कभी आप है ना पिक्चर्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, कभी मैप के थ्रू पढ़ा रहे हो, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला भी सही है। फोर्थ वाला क्या बोला है, यह जल्दबाजी में याद करने के लिए हतोत्साहित करता है, यानी कि रटने की जो विधि है उसके लिए ये क्या करता है, उसको डिस्करेज करता है, उसको हतोत्साहित करता है, यानी कि रट के याद करने वाली जो विधि है उसके लिए ये मना करता है कि हमको ऐसी चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं वो हमको रट के याद नहीं करनी बल्कि हमको समझनी है। तो हाँ, टीचिंग एड्स का हम अगर यूज़ करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का अगर हम हमारी टीचिंग में यूज़ करते हैं तो ये हमको चीज़ें समझाती है, ना कि उसको रटने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। तो आपका फोर्थ वाला भी सही है। लेकिन फिफ्थ वाला क्या बोला है कि यह शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालती है। ऐसा नहीं होता, ये शिक्षकों पर बिल्कुल भी लोड यानी कि बिल्कुल भी भार नहीं डालती है, ठीक है, क्योंकि टीचर का तो एक काम ही है बच्चों को अच्छे से समझाना, जिस भी विधि से बच्चे को समझ में आए उस विधि से बच्चों को समझाना, ठीक है। तो इसलिए टीचर पर लोड ये जो विधि है यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, बाकी चारों ऑप्शन आपके सही है, इसलिए आंसर नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। अब अगला क्या बोला है, विच टीचिंग एड्स एनहेंस द स्किल लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कौन से शिक्षण में सहायक साधन पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसे कौशल को बढ़ाता है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम रीडिंग भी कर सकते हैं यानी कि पढ़ना भी सीख सकते हैं, लिसनिंग यानी कि याद करना भी सीख सकते हैं, और प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण को भी हम सीख सकते हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसके तहत हम इन तीनों ही चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बोला है आपका ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स, यानी कि ऑडियो भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। अब ऑडियो लिंगुअल में क्या होती है, आप चीज़ों को ऑडियो के थ्रू सुन भी सकते हो, और लिंगुअल टीचिंग एड्स यानी कि आप उसमें अपनी लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आप चीज़ों को सुनोगे तो आपकी लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने की जो स्किल है, सुनने का जो कौशल है वो बढ़ेगा, ठीक है। आप उसको लिखोगे तो आपके लिखने का कौशल बढ़ेगा, रीडिंग का कौशल बढ़ेगा, और साथ ही साथ आप उसको बोलोगे, बार बार प्रोनाउंस करोगे, उसका उच्चारण करोगे तो उच्चारण भी बढ़ेगा, उच्चारण में भी आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी, ठीक है। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है, आंसर नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, साइंटिफिक टीचिंग एड्स। साइंटिफिक टीचिंग एड्स के थ्रू हम रीडिंग, लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन इन तीनों चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा बोला है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या होगी, सिर्फ हमारा सामान्य ज्ञान ही बढ़ेगा, ठीक है, ना ही हमारा सुनने का कौशल बढ़ेगा, ना ही हमारा पढ़ने का कौशल बढ़ेगा, और ना ही उच्चारण करने का बढ़ेगा, सिर्फ सामान्य ज्ञान का कौशल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ क्या बोला है, थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग एड्स, यानी कि सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। अब थ्योरेटिकल में क्या होगा, सिर्फ हमारा लिखने का कौशल बढ़ेगा, लेकिन हमको लिखने का, सुनने का और उच्चारण का, इन तीनों का ही हमको क्या करना है, याद, इन तीनों को ही हमको सीखना है, इन तीनों का ही हमको कौशल बढ़ाना है। तो ये तीनों आते हैं हमारे ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स में, यानी कि ऑडियो भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल फॉर टीचर। निम्नलिखित में से किस विषय में भूमिका निर्वहन मुख्य रूप से शिक्षण के लिए उपयोगी हो सकता है। अब रोल प्लेइंग सिस्टम क्या होता है, भूमिका निर्वहन जो सिस्टम है वो क्या होता है। रोल प्लेइंग में क्या होता है, जो भी बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स के जैसा ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम रामायण, महाभारत, कभी कोई भी प्ले होता है तो हम क्या करते हैं, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, फिर सीता के डायलॉग्स बोलती है, ठीक है, सीता के जैसा एक्ट करने की कोशिश करती है, राम की डायलॉग्स बोलता है, उनके जैसा एक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो रोल प्लेइंग में क्या होता है, हम किसी दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग्स बोलते हैं और उनके जैसा ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पूछा है कि इन चारों सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट में हम रोल प्लेइंग मेथड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका हिस्ट्री, फिर है साइंस सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान का विषय, फिर है भाषा वाला, और फिर है गणित यानी कि मैथमेटिक्स। तो क्या हम गणित में किसी का रोल प्ले कर सकते हैं,
गणित में किसका करोगे, प्लस का माइनस का, इनका रोल करोगे क्या, तो गणित तो हो नहीं सकता, ये तो हटा दो। फिर साइंस सब्जेक्ट में अभी हम किसका रोल करेंगे, किसी का भी नहीं कर सकते हैं, उसमें तो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो रोल प्लेइंग उसमें भी नहीं हो सकता। लैंग्वेज के सिस्टम में हमको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, ना कि हम रोल प्लेइंग का मेथड लगा सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अंदर हम रोल प्लेइंग का मेथड लगा सकते हैं। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पे आक्रमण किया, फिर उसके साथ में लड़ाई करी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले कर सकते हैं। कोई जो है वो पद्मावती का रोल प्ले कर सकती है, कोई रावल रतन सिंह का रोल प्ले कर सकता है, उनके कैरेक्टर्स को हम प्ले कर सकते हैं, उनके डायलॉग्स बोल सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम रोल प्लेइंग का जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि भूमिका निर्वहन का मेथड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर नंबर ए जो है वो आपका सही है, ठीक है।